पूरी तरह से सेवन मटीरियल्स की तरह अफेक्टेड हो चुका था और धीरे धीरे वहाँ के सभी लोग मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म होना भी शुरू हो गए थे। वहीं एसेस्टर्स के डिसेबल्स मिचू की मदद से एसेस्टर्स को ढूंढने के लिए 8 मटीरियल्स की तरफ निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एसेस्टर्स की मुलाकात उस एंशिएंट गॉड से होती है जो कि एसेस्टर्स के ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह से इसमें नाकाम हो गया था। लेकिन उस एंशिएंट गॉड से मुलाकात के बाद एसेस्टर्स को सारा मजरा समझ आ गया था कि आखिर इस म्यूटेंट एनसीरियल में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यूनियन मूसिकी को अपना हस्बैंड बताते हुए उससे उसके बच्चे यूनियन को छीनने की कोशिश करने लगा था, जिसके बाद यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें 8 म्यूटेंट एनसीरियल यानी 8 मटीरियल्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूलिन अपने पिता मास्टर जियांग को अपने कंधों पर उठाए हुए किसी सेफ जगह पे ले जा रही थी, क्योंकि 8 मटीरियल्स में भी अब वो पॉइजन पूरी तरह से फैल चुका था, जिसकी वजह से मास्टर जियांग भी अफेक्टेड हो गए थे और अपने पिता को बचाने के लिए यूलिन उन्हें सबसे दूर ले आई थी। यूलिन अपने पिता को एक केव के अंदर लाकर उन्हें वहाँ पे लेटाते हुए उनसे पूछती है, फादर अब आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना? लेकिन अब मास्टर जियांग के ऊपर उस पॉइजन का असर हैवी होने लगा था, जो देखकर यूलिन घबराते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह का पॉइजन है, पता नहीं ये किस तरह का अजीब सा पॉइजन है जिसके ऊपर किसी भी मेडिसिन का कोई असर भी नहीं हो रहा। वही मास्टर जियांग तो पूरी तरह से उस पॉइजन के चंगुल में फंस चुके थे और धीरे धीरे वहाँ पे उनके अंदर का मोस्टर उनके ऊपर हावी होने लगा था। जरूर मास्टर जियांग ने 7 मटीरियल्स के किसी जिंदा पर्सन का गोश्त खाया होगा। मैं आपको यहाँ पे आसान लफ्जों में स्टोरी समझा देता हूँ। असल में ये अजीब सा पॉइजन 7 मटीरियल्स के लोगों की बॉडी के अंदर फैला हुआ था और जैसे जैसे 7 मटीरियल्स के लोग एक दूसरे को खा रहे थे वैसे वैसे ये पॉइजन फैलता जा रहा था और मास्टर यूनियन जो कि 7 मटीरियल्स के साथ साथ 8 मटीरियल्स और 9 मटीरियल्स के ऊपर भी कब्जा करना चाहता था, उसने बहुत ही चालाकी से अपने लोगों का गोश्त वहाँ पे भी भिजवाना शुरू कर दिया था और जरूर इस सब में मास्टर यूनियन की मदद वो एंशिएंट गॉड ही कर रहा होगा। वहीं अपने ऊपर उस मोस्टर को हावी होता हुआ देखकर मास्टर जियांग अपनी बेटी से कहते हैं, यूलिन तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़कर जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसलिए जल्दी से भागो यहाँ से। लेकिन यूलिन अपने पिता को वहाँ पे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी? वो अचानक ही वहाँ पे अपनी 8 के 8 इमोर्टल सोर्स को समन करती है और उनके पास को वहाँ पे रिलीज करते हुए कहती है, अपनी इन इमोर्टल सोर्स की मदद से मैं इवल स्पिरिट तक को भी काट सकते हो, फिर आपकी ये बीमारी तो क्या ही चीज है। और ये कहकर यूलिन वहाँ पे अपनी उन 8 इमोर्टल सोर्स की एनर्जी का यूज करते हुए मास्टर जियांग को ठीक करने की कोशिश करने लगे थे। जहाँ पहले थोड़ी देर 2 सोर्ड एनर्जी की वजह से मास्टर जियांग शांत रहते हैं, लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे उनके ऊपर वो मोस्टर दोबारा हावी होने लगा था, जो देखकर यूलिन हैरान होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सोर्ड एनर्जी तो किसी भी इवल स्पिरिट को खत्म करने के लिए काफी है, पर उसके बावजूद भी मैं अपनी सोर्ड एनर्जी की मदद से अपने फादर की इस अजीब सी बीमारी को खत्म क्यों नहीं कर पा रही? अब तो मुझे ये कोई बीमारी लग ही नहीं रही, बल्कि मुझे तो ये कोई शराब लग रहा है, जो कि किसी ने हमारे इस प्यारे से म्यूटेंट एनसीरियल के 8 मटीरियल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे इस पूरे 8 मटीरियल्स को ही शराबित कर दिया है। यूलिन को वापस तरह से खुद से ही बातें करते हुए देखकर मास्टर जियांग उसे कहते हैं, यूलिन तुम यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? जल्दी से भागो यहाँ से। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो मोस्टर पूरी तरह से मास्टर जियांग की बॉडी के ऊपर हावी हो चुका था, जिसके बाद मास्टर जियांग ने अचानक ही वहाँ पे यूलिन के ऊपर भी हमला कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम सोर्ड मास्टर को देखते हैं, जिसने अपने 8 मटीरियल्स के बाकी बचे हुए लोगों को एक केव के अंदर बंद कर दिया था और खुद उस केव के बाहर खड़ा होकर उनकी रक्षा कर रहा था। तभी हम वहाँ पे 2 कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो 80 मटीरियल्स के कल्टीवेटर्स थे, पर अब उन दोनों के ऊपर ही उन दोनों के अंदर का मोस्टर हावी हो चुका था, इसलिए वो दोनों अचानक ही वहाँ पे सोर्ड मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सोर्ड मास्टर ने भी वहाँ पे अपनी सोर्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए उन दोनों को वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था और उसी के साथ उन दोनों को धमकी देते हुए कहते हैं, ये हमारा सोर्ड टाउन है और अगर तुम लोगों ने दोबारा यहाँ पे घुसने की कोशिश भी की तो मैं तुम लोगों को बहुत ही बुरी मौत दूंगा। लेकिन वो मोस्टर सोर्ड मास्टर की बात कहाँ सुनने वाले थे, इसलिए वो दोनों दोबारा वहाँ पे सोर्ड मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी पीछे से वहाँ पे 2 और मोस्टर्स की एंट्री होती है, जिन्होंने अचानक ही वहाँ पे अपने साथियों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खाना शुरू कर दिया था, जो देखकर सोर्ड मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लोग अपने साथियों को मारते हुए क्यों खा रहे हैं। और ये कहकर सोर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी सोर्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पे अपनी सोर्ड स्पिरिट को समन करता है, जिसकी मदद से उसने सभी मोस्टर्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था और उस हमले की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ समूह की समूह फैल गई थी। लेकिन इस बीच न जाने कैसे वो अजीब सा पॉइजन सोर्ड मास्टर की बॉडी के अंदर भी इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो भी धीरे धीरे उस पॉइजन की वजह से इफेक्टेड होने लगा था। सबसे पहले वहाँ पे सोर्ड मास्टर के दोनों हाथ ही इफेक्टेड होते हैं, जिन्हें देखकर सोर्ड मास्टर भी हैरान होते हुए खुद से ही कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं इस पॉइजन से कैसे इफेक्टेड हो गया। वहीं दूसरी तरफ वो मोस्टर्स जो कि वहाँ पे अपने साथियों को खाने में लगे हुए थे, उन्हें खाकर वो और भी ज्यादा ताकतवर होते हुए पूरी तरह से मोस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, जो देख के सोर्ड मास्टर वहाँ पे फिर से चौंकते हुए कहता है, इन सभी को क्या हुआ, ये सभी अचानक से मोस्टर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए। और अभी सोर्ड मास्टर वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो सभी मोस्टर्स बहुत ही तेजी से सोर्ड मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यूलिन ने पीछे से आते हुए अपनी 8 इमोर्टल सोर्स का यूज करते हुए उन दोनों मोस्टर्स को वहाँ पे ट्रैप कर दिया था, जहाँ यूलिन की वो 8 इमोर्टल सोर्स लगातार उन दोनों मोस्टर्स के ऊपर अटैक भी किए जा रही थी। और यूलिन को वहाँ पे अकेला देखकर सोर्ड मास्टर उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम यहाँ पे अकेली क्यों आई हो, मास्टर जियांग कहाँ है? लेकिन यूलिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती और उल्टा उससे ही सवाल करते हुए पूछती है, जियांग फैमिली के अंदर की सिचुएशन कैसी है, जिसपे सोर्ड मास्टर उसे जवाब देते हुए बताता है कि वो सभी के सभी लोग बिल्कुल ठीक है और जियांग फैमिली के अंदर मौजूद वो सोर्ड एनर्जी अभी भी उन सभी की रक्षा करने के लिए काफी है, तो हमें यहाँ पे उनकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे वो साथी इमोर्टल कल्टीवेटर्स जो मोस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग कभी भी उन्हें बचा
खा पाएंगे। और ऊपर से जब हम उन्हें खत्म करने के लिए मारते हैं तो ऊपर से उनके साथी आकर उन्हें ही खाना शुरू कर देते हैं और उन्हें खाने की वजह से वो मॉन्स्टर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर की ये सारी बातें सुनकर यूलन भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि 8 मरीडेस के ऊपर खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। और ये सिर्फ 8 मरीडेस का ही हाल नहीं था, बल्कि माउंटेन एंड सीरियल लाइन पे बाकी सभी मरीडेस की हालत भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। खैर स्वॉर्ड मास्टर की सारी बातें सुनने के बाद यूलन उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहती है, पास्ट में मेरा दुश्मन होने के बावजूद भी आप यहाँ पे मेरी इतनी ज्यादा मदद कर रहे हैं, मैं आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी। जिसपे स्वॉर्ड मास्टर उससे कहता है कि तुमने मुझे फाइट में हराकर मुझे जीत लिया था, ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार बस हमारे 8 मरीडे से ये मुसीबत खत्म हो जाए, उसके बाद हम दोनों दोबारा आपस में फाइट करेंगे, क्योंकि अपनी पिछली हार से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अपनी पिछली फाइट के बारे में सुनकर यूलन को वहाँ पे एसेस्टा ज़ू की याद आने लगी थी और वो वहाँ पे एसेस्टा ज़ू को याद करते हुए कहती है, कितना अच्छा होता कि अगर एसेस्टा ज़ू भी यहाँ पे हमारे साथ होते, उन्होंने यहाँ पे इस मुसीबत से निकलने के लिए अब तक कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लिया होता। और अभी यूलन यहाँ पे ये सब कहते हुए परेशान हो ही रही थी कि तभी वहाँ पे एसेस्टा ज़ू के बाकी डिसेबल्स की एंट्री होती है और फैंग यूलन से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम जिस एसेस्टर के बारे में बात कर रही हो वो हमारे मास्टर ज़ू यंग ही है। उन सभी को वहाँ पे देखकर यूलन सवालिया नजरों से हम सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप लोग कौन है। जिस पे मिस चू उसे बताते हैं कि हम सभी लोग 9 मरीडेस से आए हैं। और अब मैं समझी क्या कि 9 मरीडेस के अंदर मेरा बिजनेस खत्म क्यों हो गया है, क्योंकि 9 मरीडेस की तरह 8 मरीडेस भी उस अजीब से पोजन की वजह से पूरी तरह से इफेक्टेड हो चुका है। तभी रिंजू यूलन से कहती है, तुम्हारी शॉर्ट स्किल्स को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ये शॉर्ट स्किल्स हमारे मास्टर ने ही सिखाई है। और ये कहकर रिंजू लिंगासो से मिलवाते हुए कहती है, लो हमारी एक और जूनियर सिस्टर डिसेबल आ चुकी है जो कि तुम्हारी तरह एक शॉर्ट मास्टर है, तुम दोनों की आपस में बहुत ज्यादा जमेगी। वही लिंगार भी यूलन के पास आते हुए उससे कहती है, जूनियर सिस्टर जब हम इस सबसे फ्री हो जाएंगे तब हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। वही शॉर्ट मास्टर जो कि वहाँ पे एसेस्टा ज़ू के सभी डिसेबल्स को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो उन सभी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये सभी के सभी कल्टीवेटर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और इन सभी से निकल रहा और ये साफ साफ बता रहा है कि ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो क्या ये सभी लोग वाकई उस ज़ू यंग के डिसेबल्स हैं? वही हाउजियन जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे काफी गौर से देख रहा था, वो उनसे निपटने के लिए कोई आइडिया सोच ही रहा था कि तभी लीना वहाँ पे उसके पास आते हुए कहती है, ये मॉन्स्टर्स अब हर जगह फैल चुके हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में ही ये अजीब सा पॉइजन पूरी तरह से फैल चुका है। वही लिंगजुई वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकालते हुए यूलन से कहती है, अब क्योंकि तुम भी टैलेंट सेट की एक डिसेबल हो तो तुम्हारी मुसीबत हमारी मुसीबत है, इसलिए अब तुम इन सभी मॉन्स्टर्स को हमारे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर एसेस्टा ज़ू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए आगे बढ़ गए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 7 मरीडेस के होली कल्याण का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर यूटियन बहुत ही चालाकी से मुसीकी और उसके बेटे को बेहोश करते हुए अपने घर में ले आया था। और जैसे ही मुसीकी को वहाँ पे होश आता है तो वो अपने बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। और अभी वो इधर उधर देख ही रही थी कि तभी सामने उसकी नजर अपने बच्चे के ऊपर पड़ती है, जिसे मास्टर यूटियन ने एक ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर सुला रखा था, जो देखकर मुसीकी जल्दी से अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उस फॉर्मेशन से टकराते हुए पीछे जा गिरी थी, जो देखकर मास्टर यूटियन उससे कहता है, मेरी लेडी तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, हमारा बच्चा तो यहाँ पे बहुत ही आराम से सो रहा है, इसलिए उसे आराम से सोने दो। और ये कहकर मास्टर यूटियन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करने लगा था, तभी अचानक ही वहाँ पे उसके अंदर का मोस्टर उसके ऊपर हावी होने लगता है। लेकिन ये मास्टर यूटियन के अंदर का मोस्टर नहीं था, बल्कि मुसीकी का हस्बैंड था, जो कि वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए मुसीकी से कहता है, जल्दी से हमारे बच्चे को लेकर भाग जाओ यहाँ से। मुसीकी तुम सुन रही हो ना मेरी बात, जल्दी से भागो यहाँ से। पर बेचारी मुसीकी तो वहाँ पे पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। वही मास्टर यूटियन भी वहाँ पे मुसीकी के हस्बैंड की आवाज को दबाने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, इवन अब वो वहाँ पे जोर जोर से अपना गला भी दबाने लगा था। लेकिन जब वो फिर भी मुसीकी के हस्बैंड की आवाज को नहीं रोक पाता तो वो वहाँ पे एक डैगर को समन करते हुए सीधा उसे अपने गले के अंदर घुसा देता है, जिसके साथ ही मुसीकी के हस्बैंड की आवाज आना बंद हो गई थी। पर अपने सामने इतना खतरनाक नजारा देखकर बेचारी मुसीकी अंदर से पूरी तरह से डर चुकी थी, जो देखकर मास्टर यूटियन अपने गले से अपने डैगर को बाहर निकाल कर अपने ही खून को बिल्कुल एक डीमन की तरह चाटते हुए कहता है, फाइनली मैंने उसे चुप करा ही दिया। वही मुसीकी बेचारी मास्टर यूटियन के ऐसे खतरनाक रूप को देखकर उसे डरते हुए कहती है, कौन हो तुम और आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और ये मेरे हस्बैंड की आवाज तुम्हारी बॉडी से कैसे आ रही थी, इसका मतलब है वो तुम ही हो जिसने मेरे हस्बैंड को मारा था। जिसपे मास्टर यूटियन वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने खून को चाटते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मारा, बल्कि तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग के अंदर बसा लिया। भले ही उसके पास अपनी बॉडी नहीं है, लेकिन उसकी सोल तो अभी तक भी मेरे अंदर जिंदा है ना, जो कि तुम्हारे लिए किसी बहुत बड़े गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी अपने हस्बैंड को मरा हुआ समझ लिया था, पर मैंने तुम्हारे हस्बैंड को अभी तक भी अपने अंदर जिंदा करके रखा हुआ है। और तुम न जाने पिछले कितने सालों से कीमी आलम में रह रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें और अपने बच्चे को याद न किया हो। और अपनी इन हरकतों की वजह से उसने मेरी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, पर मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा इलाज है, तुम अपनी बेटी की बॉडी मेरे हवाले कर दो, तो उसकी मदद से मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी दोबारा हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दूंगा। मास्टर यूटियन की ये सारी बातें सुनकर मुसीकी उससे कहती है, तुम तो पूरी तरह से पागल हो चुके हो, तुम कोई इंसान नहीं हो सकते, तुम तो एक दरिंदे हो। जिस पे मास्टर यूटियन एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, नहीं मैं दरिंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक गॉड हूँ, एक रियल गॉड जिसका री इनकारनेशन हो रहा है। एक बार
बार मेरा री-इनकार्नेशन पूरा हो जाए और मैं पूरी तरह से गॉड बन जाऊं, उसके बाद ये 7 मरीडेस पूरी तरह से मेरा होगा। और सिर्फ ये 7 मरीडेस ही नहीं बल्कि 8 मरीडेस और 9 मरीडेस के ऊपर भी पूरी तरह से मेरा ही कब्जा होगा। मैं एक गॉड हूँ जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कहकर मास्टर यूनियन वहाँ पे बिल्कुल पागल की तरह जोर से हंसने लगा था। पर तभी वहाँ पे हमारी रियल गॉड की एंट्री होती है, यानी हमारे हेल गॉड की। और बर्निंग क्रो जिसने मास्टर यूनियन की सारी बातें सुन ली थी, वो उसका मजाक उड़ाते हुए सिस्टर जू से कहता है, बॉस देखिए क्या दिन आ गए हैं, केस जैसे एक पागल भी खुद को गॉड कह रहा है। और ये कहकर बर्निंग क्रो भी वहाँ पे जोर से हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी झूठी बकवास करते हुए। और ये कहकर बर्निंग क्रो भी वहाँ पे धीरे धीरे एसिस्टा जू को नीचे ले आने लगता है। और एसिस्टा जू को वहाँ पे अपने सामने देखकर मुसीकी को भी थोड़ी राहत मिलती है, जबकि मास्टर यूनियन को तो एसिस्टा जू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो गुस्से से उनसे कहता है, तुम लोगों ने आखिर मुझे यहाँ पे ढूंढा कैसे? जिस पे बर्निंग क्रो वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम खुद ही तो बार बार अपने इस वर्ड को स्मॉल वर्ड कहे जा रहे थे, तो तुम्हारे इस छोटे से वर्ड में तुम्हें ढूंढना कौन सा मुश्किल काम था? और ऊपर से तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को ढूंढना तो और भी ज्यादा आसान काम था। तुम्हें देखकर तो डेविल भी तुम पे प्राउड करता होगा कि तुम घटियापन में उससे भी आगे निकल गए। जिस पे मास्टर यूनियन गुस्से से उसे कहता है, तुम बस थोड़ा सा सब्र करो, एक बार मैं अपनी बॉडी चेंज करते हुए खुद को आजाद करवा लूं, उसके बाद देखना कैसे मैं तुम्हें अपना सर रूप दिखाता हूँ, तब तुम मेरे पैरों में गिरकर मुझसे रहम की भीख मांगोगे। और ये कहते कहते गुस्से से मास्टर यूनियन का और भी वहाँ पे रिलीज होने लगा था। पर तभी वो छोटी सी फॉर्मेशन जिसके अंदर यूनियन कैद था, उससे अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जो देखकर यूनियन खुश होते हुए कहते हैं, फाइनली ये प्रोसेस पूरा हो गया, अब मेरे पास भी मेरी इकलौती अपनी बॉडी होगी और तब होगा मेरा रियल गॉड री इनकारनेशन, जिसके बाद इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से जोर से हंसने लगा था। वहीं निंग्यो यूनियन की सारी बातें सुनकर हैरान होते हुए सिस्टर जू से पूछती है, सिस्टर आखिर ये पर्सन यहाँ पे क्या करने जा रहा है? जिस पे सिस्टर जू उसे बताता है कि ये सोल कटिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए यूनियन की बॉडी से उसकी सोल को अलग कर रहा है और उसके बाद अपनी सोल को उसकी बॉडी के अंदर डाल देगा। सिस्टर जू की ये बात सुनकर बनने को चौंकते हुए कहता है, ये मैटर तो सेम ब्रोकन सोल की तरह है, लेकिन ये फॉरबिडन टेक्निक तो अपर रियलम की है, तो फिर इसे अपर रियलम की फॉरबिडन टेक्निक के बारे में कैसे पता चला? और इस फॉर्मेशन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी की जरूरत होती है। और डिवाइन एनर्जी तो किसी पावर से पावरफुल इमोर्टल कल्टीवेटर के अंदर भी नहीं होती, क्योंकि डिवाइन एनर्जी को किसी इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। डिवाइन एनर्जी तो खुद में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक ही झटके में पावर से पावरफुल कल्टीवेटर को भी खत्म कर सकती है। तो फिर आखिर इसके पास डिवाइन एनर्जी कहाँ से आ गई इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए? बनने करो की ये सारी बातें सुनकर बेचारी मुसीकी तो वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो भागकर उस फॉर्मेशन के पास जाते हुए यूनियन से कहती है, मेरे बच्चे को मुझे वापस दो। और ये कहकर मुसीकी वापस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए लगातार उसके ऊपर पंचेस मारने लगे थे, लेकिन मुसीकी के किसी भी पंच को उस फॉर्मेशन के ऊपर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर मास्टर यूनियन एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि ये सब बेकार है, इस फॉर्मेशन को कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इस फॉर्मेशन को डिवाइन पावर का यूज करते हुए बनाया गया है और ऊपर से मैंने अपने 7 मरीडेस की सारी पावर को भी इकट्ठा करते हुए इसके अंदर डाल दिया है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिसे तोड़ना तो छोड़ो कोई जरा सा डैमेज भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये फॉर्मेशन तुम सभी की लिमिट से बाहर है। अब तुम लोग मुझे यहाँ पे और ज्यादा डिस्टर्ब ना करो और मुझे जल्दी से इसकी सोल को खाते हुए इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने दो, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये कहकर यूनियन बिल्कुल दरिंदों की तरह यूनियन की तरफ बढ़ने लगा था, जो देखकर बेचारी मुसीकी तो वहाँ पे लगातार रोते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर पंचेस मारे जा रहे थे। आखिर कोई माँ भला अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती है? इसलिए वो वहाँ पे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना पूरा दम लगा रही थी। पर अभी यूनियन वहाँ पे यूनियन को छूने ही वाला था कि तभी एंसेस्टर जू वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए कोल्ड रूम में उससे कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी इस फॉर्मेशन को कोई भी नहीं तोड़ सकता? एंसेस्टर जू कैसा कहते यूनियन की नजर वहाँ पे एंसेस्टर जू के ऊपर पड़ती है, जो कि अपनी फिंगर को ऊपर उठाते हुए अपनी हेल फ्लेम को समन करने लगते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे एंसेस्टर जू की फिंगर के ऊपर हेल फ्लेम का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया था, जिसे देखकर यूनियन एंसेस्टर जू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी ये छोटी सी फ्लेम मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन का क्या ही बिगाड़ लेगी? जिस पे एंसेस्टर जू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और उन्होंने वहाँ पे चुपचाप अपने उस हेल फ्लेम को उस फॉर्मेशन की तरफ भेज दिया था। और जैसे ही वहाँ पे एंसेस्टर जू की हेल फ्लेम उस फॉर्मेशन के साथ टकराती है, तो अचानक ही वो फॉर्मेशन एक ही झटके में वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर तो बेचारे यूनियन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे अपने उस फॉर्मेशन के टुकड़ों को देखते हुए कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, भला कोई भी मामूली कल्टीवेटर मेरी डिवाइन फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकता है? वहीं बनने करो वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारी किस तरह की घटिया सी डिवाइन पावर थी, जो कि मेरे बॉस के एक मामूली से अटैक को भी नहीं रोक पाई? मेरे बॉस की हेल्प फ्लेम के सामने तुम्हारी ये डिवाइन पावर कुछ भी नहीं है। बनने करो की ये सारी बातें सुनकर यूनियन गुस्से से चलाते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, पर अब तुम लोग मेरी असल दरिंदगी को देखोगे। अब बताओ, ये हेल गॉड को दरिंदगी दिखाने की बात कर रहा था, अगर हेल गॉड यहाँ पे अपने रियल रूप में आ गया तो इसका क्या होगा ये सोच भी नहीं सकता। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।